Bismillahirrahmanirrahim. To all the audience, this is Nadir Maksi, and you are watching me with another session of Canvas Live. And today we are supposed to talk about another important topic, that is emotional intelligence. But if you haven't watched our previous topics, previous sessions, then you can approach our Facebook page and the YouTube page to enlighten yourself with all the topics which we have already talked about. Today, I have two prestigious guests with me to talk about this important topic. With a brief introduction of my guest, I will definitely move forward with the topic. Today, we have Ms. Zoya Jahanzeb. She is a renowned clinical psychologist, and she believes in motivating people by addressing their psychological concern. And she has a very important role to play in our society in particular and the societies across as well. Along with that, I have Mr. Dr. Faraz around. He is definitely a doctor by profession, and although he has been into so many professions lately, he is an entrepreneur, he's a trainer, and he has also been doing a great job as far as social service is concerned. So thank you very much to both the guests around. आपको मैं welcome करता हूँ, and thank you very much for joining. Thank you so much. ओके फॉर माय ऑडियंस, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोट किया है कि टाइटल इमोशनल इंटेलिजेंस है, और इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप सुनते हैं या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो यू कैन एविडेंटली सी दैट देयर इज अ वर्ड इमोशन एंड देन देयर इज अ वर्ड इंटेलिजेंस इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और द टॉपिक अराउंड. इसकी डिटेल में हम आज जानने की कोशिश करेंगे. अब किन लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं या सुनेंगे, वेदर दे आर द प्रोफेशनल्स, वेदर दे आर द स्टूडेंट्स, वेदर दे आर मेल, वेदर दे आर फीमेल्स, एंड नो मैटर विद विच एज दे एक्चुअली बिलोंग टू, द टॉपिक इज इक्वली यूजफुल टू दोज पीपल. But before taking too much time, I would like to go to my guest, और हम एक brief introduction से बात को अपने start करेंगे. But before doing that, for my guest, you can comment below the stream which is coming on your feeds. जब आप comment करेंगे, आप उसमें अपना question कर सकते हैं और मैं अपने experts के साथ आपके question share करूँगा, तो आप immediately आपको अपने questions का answer भी हम इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे. Coming towards Dr. Faraz. डॉक्टर फराज, मैं इनिशियली आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि हमारी ऑडियंस को इजी एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में ये बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उसकी अहमियत आज की सोसाइटी में क्या है. थैंक यू वेरी मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आई वुड रियली अप्रिशिएट कि canvas.tv पे जो आपने एक सीरीज जो है स्टार्ट की है जिसमें जो है मेन फोकस आपका जो है मेंटल हेल्थ पर है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल स्टेप. एंड जैसे मैं पहले भी अपने सेशंस में बोलता हूँ एंड मैं समझता हूँ, और हमने ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी है, पर्सनल लाइफ में भी देखी है कि मेंटल हेल्थ की जितनी इम्पोर्टेंस है, आई थिंक कि जो है वो शायद इतनी जो है फिजिकल हेल्थ की भी नहीं है. एंड वो शायद आपने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन विन 100 things, but a strong mind can win thousands of minds. तो इस बात को हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते. और जहां तक बात आएगी ऑडियंस को इजी लैंग्वेज में, तो लास्ट आई थिंक 3-4 महीने से मैं जितने भी सेशंस कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो मेडिकल की उस टर्मिनोलॉजी और उस लैंग्वेज से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि हमारा मकसद तब पूरा होता है जब ऑडियंस को जो है उनकी जो है वो जो है अंडरस्टैंडिंग में जो है बात को क्लियर हो. और अगर आज हम नहीं करते तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन जो है इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन मैनेजिंग अदर्स और इन द कैपेसिटी ऑफ इमोशंस. तो ये इसी तरीके से है कि अगर जो है मैं यहाँ पर मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज जो है वो बताता रहूँ अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो अदर्स हैं वो समझ ही ना पा रहे हों, तो जो है फायदा नहीं होगा. तो मेरा ख्याल में कि जिस तरह आपने कहा कि हम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को एक सिंपल कॉन्सेप्ट में ये भी दे सकता हूँ कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज में बात करता रहूँ और मुझे तो ठीक लग रहा हो, लेकिन आप लोगों को समझ ही ना आए जो मुझे सुनने वाले हैं,
तो दैट मीन्स के मेरा मकसद जो है वो पूरा ना हुआ। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसी चीज का नाम है कि आपने ना सिर्फ खुद के इमोशंस को समझना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है और बैलेंस करना है, बल्कि उसके साथ साथ आपने अपने सामने खड़े हुए शख्स को, जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसे सुन रहे हैं या जिसे देख रहे हैं, आपने उसके इमोशंस को भी उसके शूज में एंटर होकर आपने फील करना है कि वो क्या फील कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने मैनेज करना है। बिल्कुल राइटली डॉक्टर साहब, आपने बड़ा आसान लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश की, और मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं सोया की तरफ जाऊंगा। मैडम, 1990 में एक फेमस न्यूयॉर्क टाइम्स के राइटर, जिनको डैनियल गोलमैन के नाम से हम सब जानते हैं, वो ऑब्वियस ही बात है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस से इंस्पायर होते हैं, एंड ही राइट्स अ बुक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा, और हिस्ट्री में ले जाने के बाद मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें ये समझाएं कि ये क्या हुआ 1990 में कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, और फिर 1990 से आज हम 2020 में मौजूद हैं। तो इन सालों में आप कैसे देखती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस और उसकी अहमियत ने क्या सफ़र तय किया? जी, थैंक यू सो मच आपकी सबसे पहले ऑब्वियसली इनवाइट करने के लिए, इतने अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और ऐसा टॉपिक जिसकी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है स्पेशली, लेकिन उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। मतलब हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आई थिंक कोई नो हाउ नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इट एक्चुअली इज। तो उसके डैनियल गोलमैन का हमें एडवांटेज ये हुआ है कि हम लोगों को जो एक आईक्यू और ईक्यू, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। मतलब बिफोर ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट भी जिसको अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, उससे पहले जो एक आईक्यू था, इंटेलिजेंट कोशेंट, हम लोगों के बारे में हमें सिर्फ उसके बारे में पता था कि एक मेंटल एक्टिविटी है, और इंटेलिजेंट कोशेंट एक है जिसको हम लोगों के इमोशन समझने के लिए वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं था कि इमोशंस हैं क्या। तो इस डैनियल गोलमैन का हमें एडवांटेज ये हुआ है कि हमें जो उसने इंट्रोड्यूस किया इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, कि हम लोग अपने इमोशंस को फील करें, कि हम लोग अपने अंदर क्या हमारी थिंकिंग है, क्या हम उस थिंकिंग को निकाल के हम लोग अपना बिहेवियर कैसे हम लोगों ने शो करना है। क्योंकि जब तक हमें अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हम किसी दूसरे के बारे में नहीं बता सकेंगे कि व्हाट ही इज थिंकिंग और व्हाट शी इज थिंकिंग। तो मेंटल जो छोटा सा एक डिफरेंस है आईक्यू में और ईक्यू में, जो मैं पर्सनली समझती हूँ, जो आईक्यू है वो मेंटली रिलेटेड है, मेंटल एक्टिविटी से, और जो इमोशनल कोशेंट है वो बाय हार्ट रिलेटेड है। मतलब इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आईक्यू। और इस बारे में उसने हम लोगों को सारा बताया है, और हम लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस हम लोगों के सामने एविडेंट की है। सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि हम क्या अपने बारे में थिंक कर रहे हैं। पर्सनली हम लोगों का जो सेल्फ है, हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोग अपने बारे में हमारे इनर क्या थिंकिंग है, हमें नहीं पता चलेगा कि हमें अपना बिहेवियर कैसे एग्जीक्यूट करना है। और सेम इज द वे, जब तक हम लोगों को अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो सेम एक मेजर टॉपिक है उसका डैनियल गोलमैन का, कि उसने हमें 4 चीजें इंट्रोड्यूस की हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ अवेयरनेस। मतलब उसका सबसे फॉरमोस्ट ये चीज यही है कि हम लोग अपने बारे में अवेयर हों, हम लोग अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हों कि हम लोग क्या थिंकिंग कर रहे हैं। जब तक हमें अपनी पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, अपनी सेल्फ अवेयरनेस या अपने बारे में हम नहीं कर सकेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, तब तक हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। जब तक हम लोगों को अपना पेन, फॉर एग्जाम्पल एक पेन बेसिकली एक इमोशन है, पेन के साथ एक सैडनेस एक इमोशन है, जब तक हमें पर्सनली अपनी पेन फील नहीं होगी, तो हम लोग कभी भी दूसरों के इमोशन को या दूसरों की सैडनेस को फील नहीं कर सकेंगे। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 2, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अगर मैं बहुत ही शॉर्ट और लैंग्वेज में करूँ तो इसकी 4 चीजें हैं। नंबर 1, इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम लोगों को अपने बारे में या किसी के बारे में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पता लगे, तो देन वी हैव टू यूज के हम लोग इसे यूज कैसे करना है,
कि हम लोगों ने कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने लिए या सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए हम लोगों ने कैसे यूज करना है। और थर्ड, वी विल गो टू इंटरप्रेट इट, कि कैसे हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट करना है। मतलब हम लोगों को जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें उसकी समझ नहीं होगी, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसको समझना, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटरप्रेटिंग बहुत जरूरी है। और उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डैनियल गोलमैन का है, नंबर 2 पे है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब उसने सिंपली ये बात की है कि जब तक आप लोग अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बाद अपनी सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को नहीं करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सिर्फ ये पता लगे कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी उस पेन का या हमारे उस इमोशन का ओरिजिन क्या है। मतलब जब तक कि हमें, अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज से हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मोटिवेट कर रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पॉजिटिव इमोशंस दे रही है, इवन ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नेगेटिव इमोशंस दे रही है। ये हमारी अपनी सेल्फ रेगुलेशन है। इसके बारे में हमारे लिए कोई दूसरा नहीं सोच सकता कि हम लोगों को कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली और कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है पॉजिटिवली। इट्स आवर ओन सेल्फ, कि जब तक हम लोग अपने आप से सेल्फ अवेयर हो गए, फर्स्ट स्टेप, देन हम लोगों को सेल्फ रेगुलेट करने हैं अपने इमोशंस को, कि हम लोगों ने किस तरीके से उसको, अपना सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके से ली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि मुझे किस चीज से पेन मिल रही है, किस चीज से मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। मैं अपने बारे में बिल्कुल सेल्फ अवेयर हूँ। तो डैनियल गोलमैन ने सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा है कि अगर हम लोग अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम लोग इवन कॉप कर सकेंगे उसको बहुत इजीली। जब सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगी, तब उसका थर्ड स्टेप है मोटिवेशन। दो चीजें हो गई, सेल्फ अवेयर हम लोग इजीली हो गए, सेल्फ रेगुलेशन हो गई, उसके बाद हम लोगों को किस चीज से मोटिवेशन मिलती है। ये तीन चीजें स्टेप बाय स्टेप जब हम में आ जाएंगी, देन वी विल बी एबल टू सीक द अदर पर्सन इमोशंस, टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इमोशंस, कि वो लोग क्या चाह रहे हैं या उनके अंदर उनकी इनर थिंकिंग क्या है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी उन चीजों से सेल्फ अवेयर होंगे, अपने उन इमोशन से सेल्फ अवेयर होंगे, देन हम लोग अदर किसी और पर्सन का सेल्फ अवेयर, किसी और पर्सन के इमोशंस को समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और आप इसके बारे में फोर्थ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स और एम्पैथी जो हम लोगों की सोशल मैनेजमेंट में आता है, जो इस सब पार्ट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके एडवांटेजेस हमें उस तीन चीजों के क्या मिलेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन। इन द एंड वो सारी चीजें हमें किस तरीके से एडवांटेज करेंगी कि हमारे सोशल स्किल्स, हमारी सोशल एक्टिविटीज होंगी वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हम लोग सेल्फ अवेयर है अपने इमोशन से, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके बाद दूसरों की जो भी इमोशंस हैं उनको रीड कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको बता सकें कि किस तरीके से आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपस के रिलेशनशिप में जो हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोशल स्किल्स में इसको अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें दो चीजों का डैनियल गोलमैन ने जिक्र किया है, एक एम्पैथी और नंबर 2 सेल्फ सोशल स्किल्स। एम्पैथी इज, आप हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि एम्पैथी तब होती है। मैं इसमें अब चाहूंगा कि थोड़ी सी लोगों की रहनुमाई और भी हम यहाँ पे करें। इट लुक्स वेरी इजी, यू नो, जब हम एक बात करते हैं कि सेल्फ अवेयर होना, मतलब इजी सेड देन डन, ठीक है ना। अब आप जब करने की बात करते हैं, अब सेल्फ अवेयरनेस, अब आप देखें इफ समबडी इज अ स्टूडेंट, ठीक है, और जैसे कि अगर इफ आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 27 इमोशंस व्हिच आर अवेलेबल अराउंड। आप तमाम इंसान जो हैं ऑलमोस्ट 27 इमोशंस से गुजरते हैं, उसमें सैडनेस भी है, हैप्पीनेस भी है, एंगर भी है, जॉय भी है, और इस तरह की और तमाम बातें। और जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड इनिशियली, अब क्योंकि हम जब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं फॉर माय ऑडियंस, हमें ये समझना है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैडम ने कहा, तो ये बेसिकली 4 चीजों का नाम है। सबसे पहले यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर। आप जब खुद के बारे में जान जाते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप है, लेकिन सेल्फ अवेयर होने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप सेल्फ मैनेजमेंट, आपने खुद को जाना तो फिर खुद को मैनेज करें, अभी भी बात जरूरी है। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, थर्ड स्टेप जैसे मैडम ने कहा, सोशल अवेयरनेस, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस and circumstances of people and situations around you.
And now when you have understood yourself, you have managed yourself and you have understood other people around, चौथी स्टेज आपकी है अब लोगों से आपने कैसे रिलेशन मैनेज करना। अब मैडम मैं थोड़े से कंसर्न्स की तरफ लाऊंगा अपनी डिस्कशन को। लेट्स अज्यूम एक स्टूडेंट है, एक प्रोफेशनल है, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, और ये हम अज्यूम करते हैं और हम कोशिश करेंगे ऐसे इश्यूज पे बात करें जिस पे शायद आम लाइफ में लोग अपने कंसर्न्स नहीं शेयर कर पाते हमारे साथ। वी ऑल सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, हम फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, हम एंजाइटी का शिकार भी होते हैं, हम स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं। वो इसलिए हो रहे होते हैं हम क्योंकि सबसे पहले तो हम अपनी इमोशंस को खुद नहीं समझ रहे होते, उसका नहीं समझ रहे होते। वो जैसे हमारा जो है रिलीजन भी कहता है कि इफ यू मेक अ मिस्टेक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अ मिस्टेक, बट इफ यू रिपीट दैट मिस्टेक दैट इज अ चॉइस। तो आप एक ही शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हुए इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। आप कहते हैं जी देखें वो इंसान ऐसा है, उसने वो मुझे तकलीफ देता है, मैं उसकी बात माइंड करता हूँ। भाई आप एक ही इंसान के साथ एक ही इंसान से बार बार इमोशनल ट्रॉमा में आ रहे हैं, तो यू आइदर नीड टू मैनेज योरसेल्फ और यू नीड टू चेंज द सोर्स फ्रॉम वेयर एक्चुअली इट इज कमिंग। तो मैं उसी तरह कहूंगा इट्स इजी सेड देन डन। डॉक्टर फराज मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा, जैसे मैडम ने कहा सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत आसान लग रहा है हमें कि खुद को जाने। हमारे इर्द गिर्द मेरा ख्याल है लोग खुद को जानते हैं, लेकिन खुद को जानने के बावजूद खुद को नहीं बताते कि वो खुद को जानते हैं। इसके बारे से क्या कहोगे? जी सर, सॉरी, सबसे पहले तो ऑडियंस का करना चाहूँगा क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे, तो मैं कुछ बातें सुन नहीं सका, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि मैडम जब सेल्फ अवेयरनेस पर बात कर रही थी, तो आई थिंक जिस तरह मैडम ने बताया मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इमोशनल क्वेश्चन का या इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। एंड मैं समझता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग इस फर्स्ट स्टेप पर भी जो है वो लैक कर रहे होते हैं। तो जहाँ अपने समझने की बात आती है तो वहाँ पर जो है हमें लगता है कि शायद हम यहाँ पर खड़े हैं, जबकि हम असल में यहाँ पर होते हैं। और अपनी समझ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जब हमें अपनी समझ ठीक नहीं होती तो हम एक्सपेक्ट भी जो है वो अपनी सोसाइटी से या फिर हम किसी भी चीज़ से जो है वो फिर हम रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी स्टेट ऑफ इमोशन में हैं, किसी भी स्टेट में, चाहे वो हैप्पी स्टेट है या सैड स्टेट है, अब हमें लग रहा होता है कि नहीं यार हम तो बहुत ही जो है ना हैप्पी वे में जो है नेक्स्ट पर्सन के साथ जो है वो बिहेव कर रहे हैं, जबकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जो है एक्चुअली में हम खुद से ऑफेंडेड हैं, और जो हम जबरदस्ती जो है वो अपने चेहरे पे स्माइल ला रहे हैं, या जो हम जबरदस्ती जो है वो एक अच्छी सी बात कर रहे हैं, एक्चुअली में जो है हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। और मैं इसको जो है बिजनेस से इसलिए रिलेट करूंगा क्योंकि हमारे लिए जो है हमारी ऑडियंस में लाजमी नहीं है कि लोग सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए आए हैं। हमारी ऑडियंस में है वो लोग भी हैं जो कि जो है जॉब्स कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस में वो लोग भी हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस में वो लोग भी हैं जो कि शायद किसी ना किसी वे में जो है वो साइकोलॉजी के इस कॉन्टेक्स्ट को सीख कर रहे होंगे। तो मैं क्योंकि लास्ट 4 ईयर से जो है मैं ऑर्गेनाइजेशन को जो है रन कर रहा हूँ जो प्राइमरीली जो है रिहेबिलिटेशन बेस है, तो खैर मेरे पास जब हमारी टीम जो है स्पेशली जो वो वाली टीम जिसको हम डायनामिक टीम बोलते हैं, तो उसमें हमारा मेन फोकस जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जो है मेरे पास जो हमारे टीम का कोई भी मेंबर होता है और वो आके मुझे ये बता रहा होता है कि सर मैंने तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की है और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो किया है, तो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मेरा सिर्फ एक ये जवाब होता है कि अगर जो है आप अपने आप को सही तरीके से जो है वो पहचान नहीं रहे, सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि एक तो आप बायस क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा जो है अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को खुद देखना है तो फिर तो वैसे ही जो है वो एक बाय डिफॉल्ट जो है वो गलत डायरेक्शन पे बात चली जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इतना ही ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा हल्का सा जो है वो इसमें सार्कास्म को ऐड करना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस भी जो है वो थोड़ा सा बोर ना हो। तो हमारे घरों में जब जो है मियाँ बीवी की जो है वो लड़ाई होती है और हम विटनेस भी कर रहे होते हैं एज किड्स जो है, तो अक्सर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि हमारी खवातीन जो हैं वो ये कंप्लेंट कर रही होती हैं कि आपको पता भी है मैं किस बात पे नाराज हूँ,
तो ये बड़ा एक मेन जो है वो रीजन चल रहा होता है। दैट मीन्स के हमें पता ही नहीं है कि अगले के इमोशंस क्या हैं। और यकीन जानिए कि अगर जो है जो भी जिन घरों में भी जाहिरी बात है, हर घर में जो है वो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और जो है वो वालदैन की भी आपस में जो है थोड़ी बहुत ही नोक झोंक होती है। तो खवातीन का हमेशा यही गिला होता है कि जी आपको तो पता भी नहीं है हम किस बात पे नाराज हैं। तो अगर जो है हम जो है जिस तरह मैडम ने बताया कि सबसे पहले खुद को जानना है, अगर हम खुद को जान लें, उस अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लें और फिर हम दूसरों के इमोशन को भी जान लें, तो हमारे कितने मसले जो है हल हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्सनल छोटी सी नोक झोंक और फिर आपकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हर चीज जो है वो इससे बैलेंस हो सकती है। मैं शायद जो है 2015 से पहले शायद मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं खुद को भी जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में नहीं था और शायद मुझे नहीं पता था कि मेरा जो विजन और रीजन ऑफ लाइफ है, तो दैट वाज नॉट टू मच क्लियर। लेकिन 2014 और 15 के बाद जो है मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम किया। जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो मुझे इस पे टाइम लगा, मुझे 3 महीने 4 महीने 5 महीने सिर्फ खुद को समझने में लगे कि मुझे चाहिए क्या चीज और मैं किस चीज में जो है वो खुश हूँ, या क्या चीज मुझे अच्छी लगती है, क्या चीज मुझे नहीं थकाती कि अगर मैं 10 घंटे काम करूं 12 घंटे काम करूं उसके बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा किया। इसके बाद जो है फिर मैंने खुद की इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में लाया कि मुझे जो है अगर फॉर एग्जांपल कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में रहना है किसी के साथ, तो मुझे इंटरपर्सनल लेवल पे किस तरह रहना है। अगर मैं जो है अपना बिजनेस कर रहा हूँ या मैं कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, तो जो मेरी टीम है मुझे उसके साथ चलना किस तरह से है। तो इन चीजों के लिए पहले मुझे अपने जो है इमोशंस को रेगुलेट करना था, ताकि जो है अगर एक बंदा जो है आगे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, या फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जिससे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, तो उसका हल ये तो नहीं है कि आप उससे लड़ पड़े। तो डेफिनेटली आपने उसको मैनेज करना है, और ये मैनेज आपको तब करना आता है जब आप खुद को मैनेज करना सीखते हैं। तो ये सारा कुछ करके जो है मैं उस लेवल पर पहुंचा जहां पर मैं लोगों की एम्पैथी को भी समझने शुरू हो गया। और उसके बाद फिर मैंने अपने जो है सोशल कनेक्शंस बनाए और जो है एक सोशल नेटवर्किंग हुई। एंड मैं समझता हूँ मुझे इस बात को जो है ऑन एयर कहने में कोई भी इश्यू नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी स्टेटस पे जो है मैं इस टाइम जो है काम कर रहा हूँ, एक अपने पूरे बैच से हटके, मेरा बैच जो है 330 लोगों का जो है निश्तर का बहुत बड़ा बैच होता है क्लास का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज जो हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग बेटर एज वेल। मैं समझता हूँ कि ये ईक्यू की वजह से ही है, क्योंकि जब मैंने खुद को जाना, खुद पर कंट्रोल करना सीखा और लोगों के इमोशंस को समझा, उनके शूज में जाके जो है मैंने देखा कि वो क्या सोच रहे हैं, तब मुझे ऐसे लगा कि दुनिया की कोई भी चीज है, जिस तरह आप बता रहे थे कि फराज जगह जगह बहुत जगहों पर जो है वो है। तो जब आपको एक बेसिक रोल क्लियर हो जाता है ना, तो चाहे आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है, या चाहे आप मेडिकल के फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या आप जो है वो एजुकेशन सेक्टर चला रहे हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर जगह एक जैसी है और ईक्यू जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। आप 1990 की जो है स्टडी की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल उस स्टडी के बाद जो है जो सबसे मजेदार चीज ईक्यू की है, जो कि मैडम ने भी जिक्र की, वो यही है कि हमारा आईक्यू जो है वो जो है एक बाय बर्थ जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन EQ एक ऐसी चीज है जिसको हम कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करके हम उसको उसको रेज कर सकते हैं। जिस तरह 2015 में जो मैं जिस EQ के साथ था, आज शायद मैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा बेटर पोजीशन पे। जी बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी। सर, मैं थोड़ी सी बात बल्कि सर की बात पे, डॉक्टर फराज की बात पे ही ऐड करना चाहूंगी। मैंने सर के साथ काम किया और सर बड़ा इजीली कह रहे हैं कि मतलब 2015 के बाद मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज हुई है। तो मैंने सर से आई थिंक सर मैंने आपको ज्वाइन 2015 के बाद ही की है। और मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ कि कोई अगर प्रोजेक्ट हो रहा होता था और मैं उसमें मतलब वर्क कर रही होती थी, सर मुझे सारा बता के और मोटिवेट करके कि अब आपने इसको करना है, और उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इश्यू आ गया, तो मैं बड़ी पैनिक हो जाती हूँ। मतलब मैं इतनी पैनिक हो जाती थी कि मैं सर के पास जाती थी उनके रूम में, और सर के ऐसे हो गया।
और ही इज ऑलवेज वेरी कूल, कि मतलब वो इतना कूल होते थे, हालांकि मुझे पता होता था कि बाय हार्ट ही इज वेरी वेरी वेरी, मतलब उनको पता होता था कि ये प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन वो इतना कूल होते थे कि वो इजीली, मैं जैसे ही मैं उनको देख के बाहर आती थी, मैं गई थी ओके, अगर ये बंदा नॉर्मल है तो इट मीन्स कि ये बड़ा इजीली हो जाएगा। और बिलीव मी, अगर इस तरह का इनका एटीट्यूड ना होता तो मैं कभी भी उस चीज को मैनेज ना कर सकती। मतलब मुझे उनसे ये मैनेजमेंट मिली इजीली, वो मेरे अंदर हुई, उसने मुझे मोटिवेट किया और हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और दैट्स द रीजन के सर, मैं इस बारे में बता सकती हूँ आपके के लिए कि सर की जो आई थिंक 313 या मुझे लगता है कि आधे मुल्तान से भी ज्यादा सर के जो बैचमेट से भी ज्यादा, एक सर की बहुत ही पीआर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में सर के साथ काम करके बहुत मजा आता है। और टीम वर्क में एंजॉय करना और टीम वर्क में जो काम करना सबसे बेटर है वो डॉक्टर फराज के साथ। तो आई थिंक ही इज अ वेरी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। और सर मैं तो बहुत मोटिवेट हूँ आपके साथ काम करके। नहीं, बड़ी आप ठीक कह रही हैं, आई एग्री विद यू, ही इज डेफिनेटली एन इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। और इसी बात से अगर मैं कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूं और अपनी ऑडियंस को इस तरफ लेके चलने की कोशिश करूं, हमने बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया इस डिस्कशन में। और जो भी आपकी मैं बात सुन रहा था, अगर मैं उसी की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करूं, वी हैव टॉक्ड अबाउट मोटिवेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट सेल्फ कंट्रोल, वी हैव टॉक्ड अबाउट लीडरशिप, वी हैव इनडायरेक्टली टॉक्ड अबाउट इंस्पिरेशन। अब जब हम इन चार चीजों की बात करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के बाद, पहले तो मैं फिर ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करूंगा कि हमने पहली ये बात की है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट अगर होना चाहते हैं, आईक्यू अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। रीसेंट रिसर्चेज हमें ये बताती हैं कि अगर आपने प्रोफेशनली, सोशली या पर्सनली अगर कामयाब होना है तो आपका आईक्यू ठीक है, बहुत अच्छा किरदार प्ले करता है, लेकिन उसका रोल अब सिर्फ 15 to 20% बाकी है। आपकी कामयाबी में जो बहुत बड़ा किरदार है, जो कि 80 to 85% है, दैट इज ऑफ EQ, विच इज इमोशनल क्वोशंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं और हम इसकी इंपॉर्टेंस को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जाने कि आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आए। जैसे हमने अभी बात की कि यू सफर फ्रॉम 27 इमोशंस, और हमने ये कहा कि सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जाना है, और उसमें हमने फिर ये भी कहा इनडायरेक्टली कि आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। लेकिन मैं थोड़ा सा ये मिथ जो है, अगर कुछ लोगों के जहन में पैदा हुआ है, इसको नलिफाई करने की कोशिश करूंगा। हम यहाँ पे इमोशनल सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, इमोशंस को सप्रेस करने की, दबाने की, छुपाने की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे इमोशंस को चैनलाइज करने की बात कर रहे हैं। इमोशंस को जिनको आप फोर्सेस भी समझ सकते हैं। देखें, अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्सा अगर आपको आता है तो ये आप पहले जानें कि आपको आता है, आप माने, एक्सेप्ट करें कि मुझे गुस्सा आता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एंग्री, सबको आता है। बट जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल करना है, आपने चैनलाइज करना है इन अ पॉजिटिव मैनर। सिमिलरली इफ यू गेट टू सैड, अगर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे भी मैडम ने कहा, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, तो यही शायद फर्क है लीडर में और फॉलोअर में, कि लीडर पैनिक अंदर से चाहे जितना क्यों ना किया हुआ हो। अब देखिए ना, बीइंग अ फादर अगर आप बात करें, बीइंग अ मदर अगर आप बात करें, अब बहुत सी मदर्स को, अगेन हम इसको अगर लाइटर टोन में लेके चलें, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो हमारी मदर्स अगर आप देखें फौरन रोना शुरू कर देती है। वो बच्चा इतना परेशान नहीं होता, लेकिन माँ को रोता देख के बच्चा और परेशान हो जाता है कि शायद मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन जब आप बाप की बात करते हैं तो बाप कंपैरेटिवली ज्यादा कंपोज्ड रहता है। अब अगेन मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि ये जेंडर स्पेसिफिक बात है कि मर्द शायद ज्यादा इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, खातून कंपैरेटिवली शायद कम करती है। ऑल्दो बायोलॉजिकली ये भी हम मानते हैं कि ऐसा भी है, लेकिन हम ये डिस्करेज कर रहे हैं, और हम ये डिस्करेज करना चाहेंगे कि जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं है। देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स अराउंड। इफ बेनजीर भुट्टो कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन, अ कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड नेशन, देन एनीथिंग कैन हैपन। सो एक खातून कुछ भी कर सकती है। सो मैं इसी बेस पे अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, कोई स्पेसिफिक लेमैन एग्जांपल के थ्रू हमें, या किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी की तरफ रिफ्लेक्ट करके हमें काइंडली बताएं कि जब इमोशनल कंट्रोल की बात करती हैं आप, या इमोशंस को मैनेज करने की बात करती हैं, ताकि लड़ाई भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, अगर मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल दूं, डिवोर्सेस भी ना हो, एसिड अटैक्स भी ना हो, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास भी ना हो, स्ट्रेस भी ना हो, ये कैसे हो सकता है?
और ये जब आप कह रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मैनेजमेंट, तो ये कैसे रिलेटेड है दोनों चीजें? जी सर, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ इसकी। जो आप बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब मैं अगर बैक टू 3 years बैक अगर मैं बात करूँ अपने फादर की, तो मतलब लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है। जिस चीज़ ने मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग की है, मतलब मैंने अपने इमोशंस को समझा है, और मैं अपने आप को खुद, जो मतलब मेरे साथ सेल्फ हुआ कि मैंने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया है। क्योंकि आपको पता है, पेरेंट्स को सफरिंग में देख के, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, जब आप अपने पेरेंट्स को सफरिंग में देख रहे हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को सफर होते हुए देख रहे हैं, ये दोनों चीजें बेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इससे बड़ी मुश्किल कोई नहीं है कि हम पेरेंट्स को सफर होते हुए देखें या पेरेंट्स बच्चों को सफर होते हुए देखें। तो मैंने अपने फादर को सफर करते हुए, डिजीज से लड़ते हुए देखा है। और उस टाइम ऐसा होता था कि मेरी एक सिस्टर डॉक्टर है, मेरे 3 माशाल्लाह ब्रदर्स हैं, और उनकी जो कंडीशन होती थी पापा की, वो इस तरीके की होती थी कि मेरे जो मेरी सिस्टर जो डॉक्टर है, वो इमोशनली इतनी ज्यादा वो वीक थी, इतनी वीक थी बीइंग अ डॉक्टर। मतलब अपने बीइंग अ डॉक्टर की वो और पेशेंट के लिए नहीं थी, बट वो अपने फादर के लिए वो इमोशनली इतनी वीक हो जाती थी कि उसके ऑब्वियसली उसके हाथों में ट्रेमर होता था, इंजेक्शन करते हुए या मेडिसिन देते हुए या समथिंग कुछ भी। एक भाई का हम लोगों का बीपी शूट कर जाता था, दूसरे का मतलब इतना होता था। तो मुझे उस कंडीशन में ये देखना था कि अगर एक मतलब चारों बहन भाई अगर इतना ज्यादा पैनिक कर गए हैं, और अगर मैं भी सेम वे में पैनिक हो जाऊंगी, तो पापा बिल्कुल भी और भी इमोशनली वीक हो जाएंगे। तो पापा क्या करते थे, पापा कहते थे कि मुझे इंजेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जोया चाहिए, कि मुझे मेरे पास सिर्फ जोया को बुला दो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब मैं उनको ट्रीट नहीं कर सकती थी, सिर्फ ये था कि मैं थोड़ी सी इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी अंदर से। मेरे अंदर आप सोच सकते हैं कि मैं क्या सोच रही होती थी, मैं कितनी पैनिक होती थी, मैं कितनी डरी हुई होती थी, और मतलब इवन मैं रो भी रही होती थी, लेकिन मैं अपने पापा को बहुत स्ट्रांगली उनको ट्रीट करती थी। और उनका क्या होता था कि मतलब रात का जो टाइम है, जो भी टाइम है, उनको ये होता था कि मेरे पास जोया को बुला दो, और वो बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह उस टाइम उनका बीपी, उनकी हर चीज बिल्कुल नॉर्मल होती थी। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अगर हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो, तो हम लोग हर चीज को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ में ये होता है कि दोनों तरफ से डिनायल होता है। मिस्टेक उसकी होगी या हस्बैंड की होगी या वाइफ की होगी। वाइफ फिर भी जो है अपने आप को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी मिस्टेक यहाँ है, लेकिन जो हस्बैंड हैं वो कभी भी अपना एक्सेप्ट नहीं करते, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इनर उनका ये होता है कि उनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब वो इमोशनल इंटेलिजेंट इस बात में नहीं होंगे कि उनको, आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे सप्रेस की इमोशंस की। अगर अपने इमोशंस को आप सप्रेस कर लेंगे, तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप अपने इमोशंस को निकालें, चाहे वो नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट हो या कोई भी चीज हो, या किसी आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो या इंटरपर्सनल रिलेशंस हो, किसी भी चीज के लिए आपकी सक्सेस तब है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। उसके लिए आप ये कि आप अपने इमोशंस को कभी भी सप्रेस ना करें। आप अपने इमोशंस को, अब हम लोगों का मेल डोमिनेंट सोसाइटी या फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात नहीं है, लेकिन मेल में ये होता है कि वो इजीली अपने इमोशंस नहीं बता सकते। और फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अगर कोई अभी कोई, अगर हम लोग बात करें, हमारा कोई स्टूडेंट है या वो थोड़ा सा रोने लग गया या किसी बात पे, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हम लोग उसको बुली करते हैं कि ये तो लड़का होके रो रहा है। मतलब इसमें क्या चीज है कि अगर वो लड़का है, उसके अंदर इमोशंस तो है ना। तो इस वजह से हम लोगों की जो सोसाइटी है उसमें इस चीज को क्या कर देंगे, वो मेल ने तो अपने अंदर वैसे ही सप्रेस कर दिया कि मेरे लिए तो अगर मैंने रो लिया या मैंने कोई सैडनेस शो कर दी, तो मैंने तो बहुत बड़ा जैसे गुनाह कर दिया। हालांकि अगर वो इस चीज को सप्रेस ना करें, तो मेरा ख्याल है मेल्स में ना एंजाइटी हो, ना डिप्रेशन हो। अगर उसकी बीइंग अ वाइफ, अगर आप अपने हस्बैंड की इमोशंस को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी हस्बैंड या वाइफ में कभी भी कोई फाइट हो या इवन ये डाइवोर्सेस तक बात पहुंचे। सिंपल सी बात है, आप लोग उनके इमोशंस को समझें, अपने आप के इमोशंस। वाइफ को ऑब्वियसली वाइफ ज्यादा इमोशनल होगी, लेकिन फीमेल हमेशा से ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन उनको अपने हस्बैंड की इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि उनके लिए इजी हो, ना वो स्ट्रेस लें, ना वो किसी किस्म की डिप्रेशन में जाए। ये आई थिंक सबसे अच्छी एग्जांपल है। बाकी सर इसके बारे में मजीद थोड़ा सा बताएं कि।
बिल्कुल आप मिस ठीक कह रही है, मैं इसी में ऐड करूंगा, फिर हम फराज की तरफ जाते हैं। कि जैसे अभी आपने कहा ना कि व्हेन अ हस्बैंड इज नॉट एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस बीइंग अ मैन, तो शायद यही चीज ज्यादा पिंच कर रही होती है वाइफ को। क्योंकि हमने अभी कहा ना सोशल अवेयरनेस, इमोशंस, अब इमोशन से मुराद सिर्फ उदासी नहीं है, इमोशन से मुराद सिर्फ रो देना नहीं है, इमोशन से मुराद मुस्कुराना भी है, इमोशन से मुराद अप्रिशिएट करना भी है, इमोशन से मुराद एक्नॉलेज करना भी है, शाबाश देना भी है। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो आपका बच्चा भी आपसे चाहता है कि उसको शाबाश मिले, समटाइम मुस्कुरा देना भी शाबाश है। तो जब आप अपनी वाइफ की तरफ, अपने सिबलिंग्स की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ एक्नॉलेजमेंट को मिस कर देते हैं, और मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा, समटाइम्स इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, देयर इज नो हार्म इन फेकिंग द पॉजिटिव इमोशन। आप अगर नहीं भी चाह रहे तो आप इसलिए करें क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट थे, आप जानते थे कि अगला ये एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर आप उसको हल्का सा वो रिफ्लेक्शन दे देंगे जो जैसा वो चाह रहा है, जिसमें कोई हार्म नहीं है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं हो सकती। सेकेंडली फराज, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जैसे मैडम ने अभी कहा कि मेल्स डोंट रियली एक्सप्रेस देयर इमोशंस, तो मैं मेल्स की बात को कंटिन्यू करते हुए लीडरशिप की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जब सेल्फ अवेयरनेस की हम बात करते हैं, और हमने सेल्फ रेगुलेशन का भी यहाँ पर जिक्र किया, सेल्फ रेगुलेशन में दो तीन और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अपेरेंटली बातें दिखती हैं हमें, जिसमें अडेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन की बात भी करते हैं, और पॉजिटिव आउटलुक की बात आप करते हैं। अब बीइंग अ लीडर, अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द देखें, देयर आर एवरी अदर पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय, जो कहीं भी काम कर रहा है वो स्ट्रेस में है। अब एक तो काम का स्ट्रेस है, काम की नौयत ही ऐसी है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हो, दिस इज नेचुरल। लेकिन समटाइम्स एक कॉमन गिला ये होता है कि जनाब हमारा जो बॉस है ना, वो बड़ा नेगेटिव पर्सनैलिटी का मालिक है। अब जब नेगेटिव पर्सनैलिटी की बात करता हूँ, मेरे ख्याल में ये भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। आप बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉयज के साथ, उनके साथ बैठ के बात नहीं करते, डिफरेंस इतना ज्यादा आपने क्रिएट कर दिया है, तो ये भी एक वजह बन जाती है। सो बीइंग स्ट्रांग एंड बीइंग एक्सप्रेसिव, इन दोनों चीजों को अगर एक इमोशनली इंटेलिजेंट बॉस मैनेज कर ले, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कहां तक जा सकती है? जी फराज। जी सर। सर ऐसा है कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेस होती हैं। जिस तरह आप सर बिजनेस स्टडीज को जो है वो बहुत ही टाइम से जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं और आप पढ़ा भी रहे हैं, और इसमें जो है आप हमेशा बात करते हैं कि भाई अगर बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग, मतलब असल में सेलिंग ही है। इसी तरीके से जब हम लीडरशिप की बात कर लें या जब हम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की बात कर लें, तो मैं समझता हूँ कि everything, every single thing of a human body is based on this, emotional intelligence. आपके पास एक बहुत अच्छा जो है वो आपने एक इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा आपके पास एरोप्लेन है जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है, उस पर लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें इन लोगों ने जो है बिल्ड की हुई है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसको उड़ाने वाला पायलट जो है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो ना खुद के स्किल को समझ सकता है, और अगर खुद के स्किल को या इमोशन को समझता है और उसको मैनेज नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली जो है वो प्लेन उसने क्रैश करना है। तो इन द सेम वे हमारा जो एक पूरा जो ब्रेन और बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इसके कंट्रोल में हम दें तो ये दैट वुड नॉट बी अ रॉन्ग थिंग। कि मैं नहीं कहूँगा कि जो है ये कोई गलत बात होगी कि सब कुछ कंट्रोल ही हमारे इमोशनली इंटेलिजेंट होने से हो रहा है। क्योंकि मैं आपको मिसाल इस तरह दूंगा, हमारी बॉडी में जो है अगर लेमैन में बात करता हूँ, दो चीजें होती हैं जनरली। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस। एक तीसरी स्टेज भी होती है, उसका अभी मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है उसका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है अपने घर से हम कैंट की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो हर वो चीज देख रही हैं जो कि हमारे जो है ना सामने नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे सामने कोई भी कलर है, बिल बोर्ड है, कुछ भी लिखा हुआ है,
वो सब कुछ हमारी आंख देखती है, क्योंकि हमारी आंख बंद तो नहीं होती, और वो सब कुछ देख के वो पूरा डाटा जो है वो हमारे माइंड के सब कॉन्शियस पार्ट में जा रहा होता है। जबकि अगर हम खुद अगर कोई चीज याद करें, अभी हम सोच लें कि यार आज हम जो है जब घर आए थे तो हमने रास्ता तो 5 किलोमीटर का किया था, तो हमें क्या चीज याद रही? तो हमें याद रहती हैं 2 या 3 चीजें, कि हाँ वो एसपी चौक पे जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ था, बिल बोर्ड जो है नेस्ले का, और केएफसी वाली जगह पर जो है लंबी लाइन लगी हुई थी। तो इससे ज्यादा चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस जो है वो एक एक मेजर से लेके माइनर डिटेल याद रखता है। और सबकॉन्शियस अगर आपके, अब आप ये देखें कि आपके पास डाटा कितना, अगर आपने उस डाटा को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, वेदर यू आर अ लीडर और इवन इफ यू आर एन एम्प्लॉय, तो आप सोचें कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि दुनिया पूरी आपके हाथ। हम अक्सर ऐसे होता है कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, सर आप भी ये देखते होंगे कि समटाइम्स आप किसी जो है वो थॉट में चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, आप घर से निकलते हैं और आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। अब कहने की बात यह है कि आपने ड्राइव की, आपने फर्स्ट गियर को सेकंड गियर में शिफ्ट किया, थर्ड गियर में शिफ्ट किया, फोर्थ में लाए, फिर वापस लाए, जबकि आप थे उस डीप थॉट में। तो ये जो काम सारा हो रहा था, ये वो उस रिफ्लेक्स से हो रहा था, ये आपके सबकॉन्शियस में जो एक ट्रेनिंग हुई थी, आपके सबकॉन्शियस ने जो मैनेज किया था। जब भी कोई इमोशनल स्टेज आती है, कोई भी हाई इमोशन होता है, चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, यूफोरिया हो, या सैडनेस का हो, या एंगर का हो, या बहुत ही ज्यादा जो है बंदा शदीद जो है वो हर्ट हुआ हो, तो हमारे ब्रेन में जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जो है अमिगडाला बोलते हैं, तो वो हाईजैक हो जाता है। जब वो हाईजैक होता है तो हमारा जो रैशनल है, रैशनल मतलब कि जो हमें बताता है कि भाई गुस्से में जो है वो आपने फैसला गलत नहीं लेना, वो उसको भी ब्लॉक कर देता है। अब होता क्या है कि हमारा इमोशन जो है वो इतना हाई होता है और उसने हमारे जो समझ बूझ वाले सिस्टम को है उसको तो उसने पकड़ लिया, तो हमसे गलत डिसीजन हो जाता है। और बीइंग मुस्लिम हमें इस चीज का पता है कि गुस्सा जो है वो हमारे लिए हराम है, और वो क्योंकि इस्लाम की हर चीज में जो है एक लॉजिक है, जो कि अब बड़े से बड़े रिसर्चर साइंटिफिक जो है वो जितना भी नॉलेज है वो बताता है कि इस्लाम जो है हर उस नॉलेज पे पहले से ही जो है पूरा उतरता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा आए आप पानी पी लें। उसकी वजह यही है कि जब आप एक हाई स्टेज में चले जाते हैं तब आपका रैशनल जो है वो काम करना छोड़ देता है और हाईजैक हो जाता है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को इतना ट्रेन कर देते हैं, इमोशंस की मैनेजमेंट को, सिर्फ अपनी मैनेजमेंट को नहीं, आपके सामने बैठा हुआ शख्स की मैनेजमेंट को भी जो है आप कर रहे होते हैं, इतना एक्सपर्ट आपका हाथ होता है, तो यकीन जानिए कि बीइंग अ लीडर एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। एंड एक लीडर जो होता है, आपने ठीक कहा, वर्क का स्ट्रेस होता है, लीडर को सिर्फ वर्क के स्ट्रेस को नहीं देखना, लीडर को जो है आपके टीम मेंबर के पर्सनल स्ट्रेस को भी देखना है, और पर्सनल स्ट्रेस जो है वो आपके चेहरे पे नजर आ जाता है। मैं अपने मुझे एक चीज का जो है बहुत ख्याल रहता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लीडर हैं तो द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी दैट इज द द कोर एलिमेंट। अगर आपकी रिस्पेक्ट या आपकी डिग्निटी नहीं रहती तो ऐसे लीडर बनने का आपको कोई हक ही नहीं। एंड सर्द और गर्म दोनों चीजें चलती रहती हैं। कभी मैं बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा भी कर रहा होता हूँ अपनी टीम के साथ, और कभी कभी जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता हूँ। तो लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मुझे अगर फील हो जाए कि अगला बंदा अभी उस इमोशनल स्टेज में नहीं है कि वो जो है उस डिग्निटी के साथ, उस कंफर्ट के साथ जो है मेरी बात को, मेरे गुस्से को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं कभी भी जो है अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने एक्सप्रेस किया तो, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे सामने बैठा हुआ मेरा टीम मेंबर जो है वो एक जो है हाई स्टेज में है, किसी भी परेशानी में वो हो सकता है, जो कि उसका चेहरा बता रहा होता है। तो हो सकता है कि वो मुझे पलट के जवाब दे दे, कोई ऐसा जवाब दे दे जिसपे मुझे फील हो कि यार एक लीडर की डिग्निटी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई है। तो लीडर के लिए जो है आई थिंक दैट इज द मेन थिंग कि आप दूसरे के इमोशंस को समझें, क्योंकि लीडरशिप और मैनेजमेंट या मैनेजर में, बॉस में तो फर्क ही यही है
कि लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और इन्फ्लुएंस जो है आप जब डालते हैं तो इमोशंस को जो है वो आप हैंडल करने के बाद ही डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी पॉलिटिशियन को देख लें तो पॉलिटिशियंस के साथ जो है इमोशंस अटैच होते हैं, जिसको हम जाले बोलते हैं। तो हम सब लोग जाले होते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस होते हैं कि नहीं, हमने इसको वोट देना है या उसको देना है, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। अच्छा, आपका और मिस जोया ने जो बात की एक्सप्रेस करने, एक्सप्रेशन इज अ मस्ट थिंग। इतना मस्ट है कि हमारे में ये पूरी चीजें जो है ना, एक पूरा एक विशेष साइकिल होता है। मैडम की मैं बात को जो है वो पिक करता हूँ, मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस के बाद इन्होंने कहा कि मेल्स एक्सप्रेस नहीं करते, और उसके बाद जो है खवातीन को मसला होता है। अब अगर हम देखें तो मेल डोमिनेंस क्यों है? मेल डोमिनेंस इसलिए है कि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बॉय और जो है मैं एक मेल हूँ, तो मुझे अगर जो है हर्ट हो रहा है तो मैंने एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं जो है मेल हूँ, मेरी मर्दानगी इसमें है कि अगर मैंने जो है एक्सप्रेस ही नहीं किया और बड़े से बड़ी टेंशन है तो मैंने बस जो है वो अपने ही अंदर पी गया। अब उससे होता क्या है, आपने पी तो लिया वो इमोशन, और अंदर ही अंदर जो है वो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका इनर जो है डिस्टर्ब हो रहा है। जब आपका इनर डिस्टर्ब होता है, आपको एंजाइटी हुई, आप एग्रेशन में गए। जब आप एग्रेशन में गए तो आपके घर की जो खवातीन हैं, चाहे वो आपकी बहन है या आपकी बेटी है या आपकी माँ है या आपकी वाइफ है, चाहे कोई भी है, तो होता क्या है, फिर आप एग्रेसिव होते हो तो अब फिर मेल डोमिनेंस बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ एग्रेशन आता है वहां पर किसी एक शख्स को जो है अपने आप को लेट डाउन करना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि हमारी खवातीन जो हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके, रो के, वो अपने आप को जो है वो हल्का कर लेती हैं, तो वो एक अच्छी स्टेज में रहती हैं। और हम अभी रिसेंटली अगर देख लें तो जिस तरह हम, मैं कोई इसमें जो है मैं कभी भी जो है वो उसमें नहीं जाता कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉलीवुड एक्टर की बात कर लें जिसने अभी अभी जो है सुसाइड किया है, तो वो भी शायद इसी वजह से हुआ कि एक्सप्रेस नहीं किया, और एक ऐसी स्टेज आ गई जहां खुद को काबू ही ना कर सके, और उसके बाद जो है वो सुसाइड तक चली गई। मैंने एक जगह जो है एक यूनिवर्सिटी में एक जो है अटेंड किया जो है सेमिनार, और वो सेमिनार जो है मेंटल अब्यूज पे था। एंड वहां जाके जो है वो मुझे इतना फील हुआ कि टोटली जो बात हो रही थी, आई एम सॉरी मिस जोया, आप क्योंकि जो है वो फीमेल जेंडर से आपका ताल्लुक है, तो मेंटल अब्यूज की बात ही सिर्फ जो है खवातीन पर ही हो रही थी कि जी खवातीन के साथ ये हो रहा है, मेंटली ये हो रहा है, मेंटली ये हो रहा है। भाई, खवातीन से ज्यादा मेंटल प्रेशर पाकिस्तान में आपके मेल के ऊपर है, क्योंकि उसने एक पूरे घर को चलाना है। एवरेज जो है फैमिली जो है पाकिस्तान में 4 लोगों की है, और इकोनॉमी में जो मेजर रोल है वो एक मेल ही जो है वो प्ले करता है। और हमारी इकोनॉमी जो है कोई बहुत ही अच्छी इकोनॉमी नहीं है जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रही है। यहाँ पर लोग मास्टर्स करके जो है 15-15 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे होते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं कि मास्टर्स करके जो है वो एक बहुत हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो द थिंग इज कि अगर मेल जिस पर सबसे ज्यादा प्रेशर है उसको एक्सप्रेस करने की आदत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, हम किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जी ऐसे जी हमारी मर्दानगी कम हो जाएगी, हम क्यों किसी को एक्सप्रेस करें। एट लीस्ट आप उस गुस्से की स्टेज को या किसी भी चीज को आप लिख भी लेंगे तो ट्रस्ट मी, आप कुछ ना कुछ कैपेसिटी में हल्के लाजमी होंगे। तो एक्सप्रेशन इज अ मस्ट थिंग। एंड अब हम इसको दोबारा इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं, तो एक्सप्रेस हमने करना है और दूसरे को करना है, लेकिन एक्सप्रेशन का टाइम भी बड़ा ठीक होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कि जी हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और सामने वाला जो हमारा दोस्त है, ठीक है, उसके जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है, जो उसके घर में कोई मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गई, और हम उसे आते साथ ही अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब करने को हमने अपनी खुशी तो एक्सप्रेस कर ली, लेकिन हमने गलत टाइम पे की। और गलत टाइम पे इसलिए की क्योंकि हमने दूसरे के इमोशंस को नहीं समझा, हमने एम्पैथी को नहीं देखा। तो एट द एंड मैं समझता हूँ हर चीज जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो है वो मैटर करती है। जी सर। जी बाफराज, बिल्कुल कंप्रीहेंसिवली आपने जो है हमारी ऑडियंस को इलेबोरेट किया है।
दैट हाउ इम्पोर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। और हम यही आपको हमारे सुनने वालों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप मौजूद हैं, अगर आप इमोशनली साउंड नहीं हैं, अगर आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो आपके टेक्निकल स्किल पीछे रह जाते हैं। और अगर हम इसको डाइवर्सिफाई एग्जांपल के थ्रू समझाएं, जैसे मैडम ने कहा डॉक्टर भी पैनिक कर रहा है, डॉक्टर भी शिवरिंग का शिकार है बिकॉज उसकी इमोशंस उसके टेक्निकल स्किल पे गालिब आ गए। ठीक है, अब वो पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इफ यू टॉक अबाउट अ स्पोर्ट्समैन, हम स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, हमारे मुल्क में क्रिकेट एक पैशन है और बहुत सारे लोग जो है वो शाहिद अफरीदी की बैटिंग के फैन है। अब उनको इस बात पे भी एतराज है कि वो गलत बॉल पे गलत शॉट खेल के जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन शायद वो यही देखने के लिए बैठे भी होते हैं कि उसमें से एक शॉट अगर क्लिक कर जाती है तो डेफिनेटली इट्स गोना गो फॉर अ 6। लेकिन अगर आप ये देखें कि होता फिर एंड में वही है कि आपने जो है देखना है कि आप इमोशनली किस वक्त किस शॉट की जरूरत थी या किस वक्त नहीं थी। तो जिस तरह भी फराज ने बात की, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा हमारा जो स्टेप है दैट इज बेसिकली द सोशल अवेयरनेस। क्योंकि 100% मैं इसको ओवर एग्जेजरेट नहीं कहूँगा, मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 100% आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी ज़ाती साइकोलॉजिकल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, जितने भी मसाइल मौजूद हैं, वो चाहे स्ट्रेस है, वो चाहे एंजाइटी है, वो चाहे डिप्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या आपकी ये फीलिंग है कि जनाब आप इंट्रोवर्ट हैं, यू कैन नेवर बी सोशल। ये तमाम चीजें हैं ही इसीलिए कि आप दुनिया को अपने एतबार से मैनेज करना चाहते हैं। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के आधे फ्रेमवर्क पे काम किया, आपने खुद को जान लिया और आपने अपनी इमोशंस की बेस पे खुद को तो रेगुलेट करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों के हिसाब से नहीं किया। जैसे भी यहाँ हम बात कर रहे थे कि टाइम बड़ी जरूरी चीज है, टाइम यहाँ पे बड़ा मैटर करता है कि कहाँ पे कौन सी इमोशन एक्सप्रेस की गई और कौन सी इमोशन एक्सप्रेस नहीं की गई। और हम कॉमनली ये बात सुनते भी आ रहे हैं बचपन से कि थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि नॉट ओनली थिंक बिफोर यू स्पीक, रादर थिंक बिफोर यू फील समथिंग। क्योंकि मेरी बात याद रखिएगा कि जब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, आप वो अपने साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो अगर आपने अपनी गलत इमोशन अपने साथ भी शेयर कर दी तो अल्टीमेटली नो मैटर हाउ गुड यू आर, you will end up like a loser no matter how good technically you are. So इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हमने बात की सोशल अवेयरनेस की और फराज ने भी एम्पैथी का भी यहाँ पे जिक्र किया और सोशल सक्सेस की भी यहाँ पे बात की, तो मैं यही बात करूँगा कि हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जब प्रोफेशनली किसी बिजनेस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एम्पैथी में और यू नो व्हाट हाउ विल यू डिफाइन एम्पैथी बेसिकली, क्योंकि एम्पैथी में और किसी पे तरस खाने में फ़र्क है। तो ये मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस को ये बताएं और हमारे लीडर भी ये समझने की कोशिश करें कि किसी पे सिंपैथी आपकी होना और किसी के साथ एम्पैथेटिक होना, इन दो बातों में क्या फ़र्क है। जी मैडम। जी सर, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात करूँगी। एक ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स की एक लड़की आई थी और सेशन के लिए। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि वो अपने फादर की डेथ के बाद वो मतलब उसके बाद वो इतनी हर्ट थी, तो वो उसकी स्पीकिंग बिल्कुल बंद थी। वो अपनी किसी भी फैमिली मेंबर से, अपनी मदर से, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो उसकी मदर को ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी अपने फादर से, तो शायद वजह से कोई इशू हुआ हो। तो जब उसके ओवरऑल उसके सेशंस लिए गए कुछ सेशन में, तो एक सेशन में उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा मैं क्यों नहीं बोल रही थी, क्या रीज़न थी। ऑब्वियसली अपने फादर के जाने का उसको ऑब्वियसली वो सैड थी। उसने कहा कि मेरे फादर की डेथ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, जो बाद में हमारे घर आते हैं, जो मेरी मदर के साथ बैठ के बोल रहे होते हैं कि हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। जब वो मेरे फादर की डेथ पे आए थे तो वो लोग हंस रहे थे। वो इस तरीके से हंस रहे थे कि मैं उसके बाद इतनी हर्ट हुई कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं इन लोगों से बात कर सकूं। और किसी की ड्रेसिंग इस तरह की थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि वो इस मतलब उसके उस टाइम इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट थे उस लड़की के कि वो उसने इतना इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकी कि उसके फैमिली मेंबर्स इस मतलब उसके फादर की डेथ पे उसके साथ इस तरह का बिहेवियर रख सकते हैं। तो मेन जो एम्पैथी, उसके बाद मुझे ये फील हुआ
कि इतना भी ज्यादा कोई किसी को हर्ट कर सकता है कि दूसरों के जो बिहेवियर्स होते हैं, जो दूसरों के बिहेवियर्स, वो दूसरों के एक इमोशंस को कितना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। मतलब एक दूसरे, क्योंकि वो हम लोगों का जो एक उस बच्ची का जो उस टाइम उसके इमोशंस थे, उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके फैमिली मेंबर से कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो आएंगे, वो बताएंगे कि हम लोगों को अफसोस हुआ, देन दे विल गो। तो उस बच्ची ने उस चीज को इतना लिया कि उसके बाद से उसके फैमिली मेंबर से उसने कहा कि मैं इसके बाद किसी से बात ही नहीं करूंगी। उसके बाद उसने सिर्फ उसी फैमिली मेंबर के साथ अपना कनेक्शन रखा जो उसके साथ थे उस टाइम। उसको बिल्कुल उस टाइम भी फील हुआ कि कौन उसके साथ एम्पैथी और किसको उनके साथ वाकई ही सिंपैथी है। आप ये देखेंगे, बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लोग दूसरों की सैडनेस में या दूसरों की हैप्पीनेस में उस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसे वो इंसान खुद चाहता है। जिस तरह सर ने भी बात की है कि एक इंसान सैड हो और हम लोग अपनी जाके हैप्पीनेस उसके साथ शेयर करें, तो उसको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं हो कि हम लोग कितने हैप्पी हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एम्पैथी का जो फर्स्ट रूल है उसको ये देखना चाहिए कि हमें दूसरों के इमोशंस को समझना चाहिए कि क्या उसके इमोशंस हैं, क्या उस टाइम उसकी थिंकिंग है, क्या उसका बिहेवियर है, और उसको उस इमोशंस को समझ के हम लोग उसको उस तरीके से अपने इमोशंस को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करें। अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, अगर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है, हमारा बहुत क्लोज फैमिली मेंबर भी है, अगर हम उसके साथ कोई ऐसी चीज शेयर करना चाह रहे हैं जबकि उस कंडीशन में वो है कि वो नहीं सुनना चाह रहा, तो हम लोगों को उसको टाइम देना चाहिए। हमें उस टाइम उसके साथ उसके एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करके हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके सुनना चाहिए कि उसके क्या इमोशंस हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को वैसे करना चाहिए कि हम यहाँ उसको सुनने के लिए आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लैक करता है। हम लोगों को किसी की परवाह नहीं, हम लोग इतने जजमेंटल हो चुके हैं, हम लोग इतने इंसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम लोगों को फील ही नहीं होता कि दूसरा इस चीज को इतना ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरा इस चीज से इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है। तो मेरा ख्याल में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग दूसरों के इमोशंस को बिल्कुल वैसे ही समझें, बिल्कुल वैसे ही अंडरस्टैंड करें जैसे हम लोग अपने इमोशंस को समझते हैं। सिंपैथी इज वेरी अदर थिंग। एम्पैथी और सिंपैथी का कोई मैच नहीं है। सिंपैथी किसी के ऊपर तरस खाना, मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज को हम एम्पैथी से मैच कर सकते हैं। अगर आप में एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी मेरा ख्याल में एक बहुत ही नेगेटिव चीज है कि अगर आप किसी के ऊपर तरस खा के उसके साथ फॉर एग्जाम्पल एक अपने आप का बेस्ट फ्रेंड है और वो किसी भी प्रॉब्लम में है, तो हम लोग उसकी चीज को समझें, उसके इमोशंस को समझें, अपनी हर चीज को सेपरेट रख के उसको बताएं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। और आई थिंक सिंपैथी इज, मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉजिटिव चीज है कि किसी के ऊपर तरस खाया जाए। आप डेथ पे भी देख ले, कह रहे होते हैं कि इस बेचारी के साथ ये हो गया, या किसी को डाइवोर्स हो गई, स्पेशली जो हमारी एक सोसाइटी का है कि हम लोगों को डाइवोर्स हो गई तो इसने कुछ किया होगा कि इसको डाइवोर्स हुई है, इसकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, इसका गुस्सा ऐसे है, ये बात ऐसे करती है। वो कभी इस चीज को नहीं समझेंगे कि उस लेडी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, क्या किस चीज से वो गुजरी है, या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं जो उसको इस हद तक आना पड़े कि उसने अपना मतलब एक डाइवोर्स हो गई। ये बहुत ही एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते। हम लोग ब्लेम कर देते हैं कि ये चीज है और इसमें 100% जो है ये औरत का कसूर है। बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा। मैं साथ ही साथ अपनी ऑडियंस जो हमें कमेंट्स कर रही हैं और जो क्वेश्चन करना चाह रही है, मैं फिर ऑडियंस को कहूँगा कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म। इफ़ यू आस्क क्वेश्चन, वी आर हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। कुछ इनपुट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। मिस शाजदा सफदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। आई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, और आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे देखने वालों के लिए बड़ा मायने रखती है। बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है कि वी एज मदर्स हैव टू ट्रेन आवर सन्स, then the society will not be gender biased। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों को कल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वी आर द सोसाइटी बेसिकली, एंड वी आर कॉजिंग एंड मेकिंग अ सोसाइटी। इसी तरह मिस अंजुम यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पे जो है वो रेज किया है, एंड दैट इज अबाउट पेशेंस। आपको टॉलरेंट होना है और पेशेंट हो के आपको समझना है कि अगला इंसान क्या चाह रहा है। देखिए, अपने लिए तो तमाम लोग जिंदगी जीते हैं, जैसे अभी हमने भी बात की और मेरे पैनलिस्ट भी यही बता रहे हैं आपको कि इट्स गुड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, बट इट्स मोर गुड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। जब आप लोगों के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देंगे, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स बैलेंस करके, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए मेरी बात, आप अगर अपने घर में ही आपने जंग खोल लिया,
अगर आपके घर में एक महाज खोल गया, हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा है, बच्चे पेरेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ कभी आप अदालतों में जाएं, कभी कचहरियों में जाएं और थानों में जाएं, विजिट करें, तो किसी गैर का गैर के साथ झगड़ा नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी झगड़े अपनों के हैं। अब इस पे हैरानी हमें इस बात पे होती है कि लोग लोगों पे बात तो करते हैं लोग, लेकिन लोग आपस में बात नहीं करना पसंद करते। व्हाई यू नीड एन इंटरमीडिएरी to come in between one brother and either sister, two sisters, one parent and a child? आप इतने कम्युनिकेशन गैप हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, और वो इसलिए कर लेते हैं कि हमारी अपनी अना बहुत ज्यादा है, हमारी अपनी ईगो बहुत ज्यादा होती है। अब वो आप लीडर हों, घर के लीडर हों या जाती कैपेसिटी में बात करें, हमारी अना से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी इमोशन से बड़ा कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, मैं अपनी ऑडियंस को मुखातिब करके कह रहा हूं कि यू हैव इमोशंस, इमोशंस आर नॉट हैविंग यू। सो ट्राई नॉट टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर इमोशंस। अपनी इमोशंस को अपने ऊपर उतना ना गालिब आने दें कि आपको एहसास ही ना हो कि आप कहाँ किसकी दिल आजारी कर रहे हैं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैडम ने सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में बात की। अब आप किसी के पास जाएं और वो तकलीफ में है, आप उसे कहते नहीं कुछ नहीं होता, खैर है, अल्लाह बेहतरी करेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप मोटिवेट कर रहे हैं उसको, लेकिन साथ थोड़ा उसको ये भी रियलाइज कराएं कि नहीं, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, the pain you are suffering from is real, this is a real thing. So the point we are trying to make over here is कि come out of your shell, अपनी weaknesses को भी जाने, अपनी strengths को भी जाने, और फिर लोगों की expectations को भी जाने। और अगर आप ये तमाम काम कर लेते हैं तो हम अपने थर्ड, फोर्थ और लास्ट पॉइंट में एंटर होने जाएंगे, और वो बेसिकली है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लोगों के साथ अपना ताल्लुक बनाना। अब जैसे हमने बात की जाती कैपेसिटी में, और इसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपका ताल्लुक खुद से। देखिए, अब लेट्स अज्यूम मेटाफोरिकली योरसेल्फ एंड योर इमोशंस एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आप ये समझें कि आप एक इंसान हैं और आपकी इमोशन एक दूसरी कोई चीज है, या दूसरी कोई शख्सियत है, या एंटिटी है जो आप पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करती है, आप पे काबू पाने की कोशिश करती है। इसी तरह जब आप किसी एक और इंसान के साथ राब्ते में होते हैं, तब भी यही होता है कि या आप उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और जब बैलेंस नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा रिलेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता, चाहे वो जाती लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। फराज, में लास्ट जो हमारा एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो उसकी तरफ आऊंगा, एंड दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैं 3-4 चीजें यहाँ कोट करूंगा और फिर आपकी ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा। लास्टली इसमें कोचिंग का जिक्र आता है, मेंटोर्स का जिक्र आता है, हमने लीडरशिप के हवाले से बात यहाँ पे की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम ये बात करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो के लोगों से राब्ता बनाना है आपने, तो आप ये देखते हैं कि लोगों में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो वो इतना ज्यादा पैदा हो गया कि कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोगों की जान नहीं जाती तो वो फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस का शिकार नहीं होते तो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ उनकी डैमेज हो जाती है। अब वो साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हेन यू कम इन कॉन्फ्लिक्ट एंड यू डोंट मैनेज इट ऑन टाइम, यू बेसिकली रूइन योर लाइफ बाय द एंड ऑफ द डे। सो आप ये बताएं कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान और एक कंपैरेटिवली कम इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में डिफरेंट कैसे होता है? जी सर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो इस टाइम पर मैं वो बात करना चाहूँगा। होता ये है कि डेफिनेटली जब आप जो है काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप इवन जो है आप अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आ रही होते हैं। और बीइंग अ लीडर, जब आपकी टीम को आपको डील करना पड़ता है तो आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग मुश्किल होते हैं, और जो लोग मुश्किल होते हैं आप उन्हें जब हैंडल कर रहे होते हैं तो एक स्टेज ऐसी होती है जहां आप कहते हैं कि यार अगर अब मैंने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी तो फिर, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की एक हद होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एक हद तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रही होती है, लेकिन सम टाइम वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर अगला बंदा जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट है और अगला बंदा जो है वो किसी चीज को समझ ही नहीं रहा, मतलब कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो जो लोग इस तरह के होते हैं, हालांकि
उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट होता है, उनमें बहुत ज़्यादा स्किल होता है। तो मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि या तो अकेले कमरे में रह के अपनी दुनिया वो अपने कमरे को ही बनाओ और अपनी ही चीज़ों को फिर फॉलो करते रहो। जब आप ह्यूमन हैं, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, अगर हम सोशल एनिमल हैं तो दैट मीन्स कि हमें सोशलाइज करना है, और अगर हमें सोशलाइज करना है तो फिर हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट में तो आना ही आना है। और ट्रस्ट मी कि बहुत सारे लोग जो हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल। अब मैं जो है क्योंकि जहां आपने लीडर्स की बात की, मेंटर्स की बात की, तो आई थिंक कि जिस तरह मैंने बात की कि 2014 के बाद जो है मैंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। तो मैंने लास्ट 5 to 6 years में जो है अपने मेंटर्स बहुत क्लियर रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखे हैं। और क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई मेंटर लाजमी चाहिए होता है, किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। और ग्लोबली जितने भी लीडर्स हैं, मैंने जो है मुझे कहीं से भी कोई भी मटेरियल मिलता है उनकी लाइफ के लिए, तो मैं उसको लाजमी देखता हूँ, उसको लाजमी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है, जो भी लीडरशिप पोजीशन पर होता है उसके लिए तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना जैसे एक प्री रेक्विजिट होता है ना, कि आपने अगर जो है बीएस प्रोग्राम में या बीबीए में आपने एडमिशन लेना है तो आपने जो है एफए या एफएससी की होनी चाहिए। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना तो इस तरह से जरूरी है एक लीडर के लिए। और जो इस चीज को जो है वो अडॉप्ट कर लेता है तो वो फिर अपनी पहली सीढ़ी को पार करता है। आगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी है, देन आपका जो है आपकी निगोसिएशन भी आ जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं। तो ये तो एक पहला स्टेप है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं जिस तरह मैं मूवीज की बात इसलिए कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज की, तो कुछ टाइम पहले मैं आजकल जो है पिछले 6 महीने से जब से मैंने ये मूवी देखी है, तो मैं वो एक जो स्टेटमेंट है वो मैं अपनी टीम को बार बार बताता हूँ। और ये खास तौर पे मैं उन लोगों को बताता हूँ जिन लोगों का मुझे पता होता है कि इन लोगों के अंदर स्किल्स हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि यार वो हमारा बच्चा है, उसमें बड़ा स्किल है, या हम कहते हैं यार हमारा फलाना दोस्त है, उसके अंदर बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, हमारे भाई के अंदर बहुत टैलेंट है, हमारी सिस्टर के अंदर बहुत टैलेंट है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि टैलेंट होने के बावजूद वो नाकामयाब लोग होते हैं, नाकाम होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और उसकी वजह सिर्फ ये होती है। तो मैं आपको स्टेटमेंट जो कोटेशन है वो मैं रिपीट कर दूं। फाउंडर मूवी शायद आपने भी देखी हो, मैकडॉनल्ड्स की जो हिस्ट्री के ऊपर जो बनी हुई है, तो उसमें उसने जो एक स्टेटमेंट दी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो जो है उसका मैं एक समरी बता देता हूँ। तो वो एंड में यही बोलता है कि देयर इज नथिंग मोर कॉमन इन दिस लाइफ, कि इससे ज्यादा कोई कॉमन चीज इस दुनिया में हमें नजर नहीं आती देन अनसक्सेसफुल पीपल विद टैलेंट्स। कि हमारे इर्द गिर्द इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, इतने सारे स्किल्स वाले लोग हैं, जो कि शायद हम तीनों से जो इस टाइम पैनलिस्ट हैं उनसे शायद उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं। लेकिन हमें नजर आ रहा होता है कि यार इन टैलेंट्स के बावजूद वो अनसक्सेसफुल हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे, मतलब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, वो अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, वो कन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं करते। कन्फ्लिक्ट आया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉस है या आपका लीडर है, ठीक है, उसने आपको समटाइम्स उसने इमोशनली हाई होके आपको कोई ऐसी बात कर दी, और अगर आपने उसके इमोशंस को नहीं समझा, आप एम्पैथी वाली स्टेज में नहीं आए और आपने उसके इमोशंस को मैनेज नहीं किया, आप उसके साथ सीधे हो जाएंगे। सीधे होंगे, वो पहले से एक बहुत हाई स्टेज में, वो कहेगा ठीक है भाई, फिर छुट्टी है आपकी। तो हुआ क्या कि एक अपॉर्चुनिटी आपने, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म आपके लिए एक इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म होता कि जो कि आपको, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ डिसीजंस की बेस पे है, हम जिस जगह भी खड़े हैं अपने डिसीजंस की वजह से खड़े हैं, जो कि हमें हर सेकंड लेने पड़ते हैं। और डिसीजंस की वजह से समटाइम हम कहते हैं कि यार काश मैंने वो जो है प्रॉपर्टी खरीद ली होती, तो वो उस दिन जो है उस टाइम पे इतने की मिल रही थी, आज वो करोड़ों की हो गई। या काश उस दिन मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लिया होता। तो वो रिग्रेट की जो फीलिंग है, ठीक है, वो उन डिसीजंस की वजह से आती है। और डिसीजंस गलत कब होते हैं?
कन्फ्लिक्ट में। और कन्फ्लिक्ट में डिसीजन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हम इमोशनली जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। हम फिजिकल एक्सरसाइज जिम कर रहे होते हैं और जिम में अपने मसल्स की इंडोरेंस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर भी तो जो है वो एक सिस्टम है, हमने उसकी इंडोरेंस को भी बिल्ड करना है। तो इसकी सीधी सी एग्जांपल है कि जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो आज नहीं, कल नहीं, किसी स्टेज पे आके जो है वो उस सिस्टम से आउट हो जाता है, और जो इमोशनली इंटेलिजेंट रहता है वो उस सिस्टम में इन रहता है। हम पॉलिटिशियंस को ही देख लें, लीडर्स को ही देख लें, हालांकि उन्होंने काम करने होते हैं 1 लाख में से 10 काम, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो उनको इनकार भी नहीं करते, लेकिन उनको वो मैनेज कर रहे होते हैं, उनके इमोशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इज द प्री रेक्विजिट फॉर एनी लीडरशिप, फॉर एनीथिंग, इवन इन पर्सनल थिंग। पर्सनल कैपेसिटी में भी आप सम टाइम लीडरशिप वाली जगह पर होते हैं। एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई लीडर होता है, कोई ना कोई थोड़ा सा डोमिनेंट होता है। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो पर्सनल है, तब भी खराब करेंगे एक स्टेज पे आके, और इसी तरह प्रैक्टिकल रिलेशन को भी आप खराब करें। जी सर। फराज ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, और मैं यही चाहूँगा, बिल्कुल अब एंड की तरफ अपनी डिबेट को लेके जाऊँगा। डिसीजन मेकिंग, एक बात हमारी ऑडियंस को समझना भी है और जानने की भी कोशिश करनी चाहिए कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। वो आपने आज लिए, आप कल लेंगे, या आप आज से पहले ले चुके थे, यू आर नॉट मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन डिसीजंस। अब होता क्या है, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट की, अभी फराज ने बात की, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में दूसरों के साथ आएंगे। आप सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट में अपने साथ आते हैं, ठीक है? आपकी इमोशंस आपको रोकती हैं पहले। अच्छे काम, ये तो खैर हमारे हमारे रिलीजन का भी ये सिलसिला है कि अच्छा काम करना, वो कहते हैं ना, अच्छा काम करना इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, एंड बुरा काम करना इज लाइक कमिंग डाउन फ्रॉम अ माउंटेन, यू कम डाउन वेरी स्पीडीली। सो द पॉइंट इज कि हमारे बहुत से दोस्त अमूमन ये बात करते हैं और हमसे सवाल भी करते हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो मैं उनको मुखातिब करके ये कहना चाहूंगा, एक बात याद रखें कि इवन व्हेन यू डोंट हैव अ चॉइस, इवन व्हेन यू फील यू डोंट हैव अ चॉइस, इवन देन यू हैव अ चॉइस। क्योंकि जब कोई चॉइस नहीं होती तब भी आपके पास चॉइस होती है। व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्या आप सोते रहो या आप अपना बेड छोड़ो और दुनिया की तरफ जाओ और आप जाके जो है वो चीज़ें देखने की कोशिश करें। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम जानते हैं कि फजर की नमाज पहली कामयाबी होती है हमारी दीनी एतबार से, अगर हम देखें। फिर प्रोफेशनल लाइफ की आप बात करें, जैसे अभी फराज ने बात की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, यू कुड आइदर मेक एन इन्वेस्टमेंट और यू से नो। आपने किसी से कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी थी, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, आप कर जाते हैं बाज दफ़ा आप नहीं करते। इसी तरह बाज दफ़ा नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, आपका कॉन्शियस आपको रोकता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, इसमें हासिल होने से ज़्यादा खोने के चांसेस हैं। लेकिन आपकी इमोशंस क्योंकि आपको कंट्रोल कर रही होती हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, आप बात कर जाते हैं। अब वो अगेन आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करें या आप लीडर होने की हैसियत से बात करें, तो आप चाहे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक कंट्री रन करने वाले इंसान हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पायलट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, या आप कोई भी एक प्रोफेशनल कैपेसिटी के इंसान हैं, एक हमारा मैसेज जो इस पूरी डिस्कशन का था वो ये याद रखिएगा, खुद को जाने, खुद को मैनेज करें, दूसरों की इमोशंस को जाने, और उस बेस पे उन लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। और इसके थ्रू हमारा मैसेज एक तो साइकोलॉजिकल वेलबींग का था, दूसरा हमारा इंटरपर्सनल हार्मनी का मैसेज भी है, हमारा सोशल हार्मनी का मैसेज भी है। देखें, लड़ने झगड़ने से अगर आपको कुछ हासिल होता है तो मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी बात अमूमन की जाती है कि प्यार से जो चीज़ जीती जा सकती है वो शायद लड़ झगड़ के नहीं जीती जा सकती। दुनिया की जितनी जंगें आप उठा के देख लें, उनसे हासिल कम हुआ है, लोगों ने खोया ज़्यादा है। सो टू कंक्लूड दी लॉन्ग डिस्कशन, हम बहुत और इसमें इनपुट दे सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट बहुत इस पे ग्रिप रखते हैं इस हवाले से। लास्टली मिस जोया, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपके वैल्यूएबल इनपुट को हम एक्नॉलेज करते हुए, मैं चाहूँगा अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई लास्ट वर्ड अगर आपका है, काइंडली प्लीज शेयर कीजिए। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी सबको, अपनी ऑडियंस को, कि प्लीज़ प्लीज़ बी सपोर्टिव टू एवरीवन। अपनी फीलिंग्स को, अपने हेट को, अपने नेगेटिव इमोशंस को दूसरों के लिए एक साइड पे रख के उनकी हेल्प करें।
मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई झगड़े में कुछ पड़ा हुआ है, उनके साथ सपोर्ट करें, स्पेशली अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि फैमिली सर्कल्स में आई डोंट थिंक कि वो मज़ेदारी है जैसे आज से कुछ साल पहले होती थी। अब मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट्स ही रह गए हैं फैमिलीज में, और उसी की वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो मजीद डेटराइट होती जा रही है। जो मेन रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा फैमिलीज में, सोशल मिंगलिंग हम लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मेरा हमेशा से यही सबको मैसेज रहा है, आज भी मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ 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 अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने हेट को, अपने नेगेटिव इमोशंस को एक साइड पे रख के अपनी लाइफ को, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, इवन अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए दूसरों के साथ सपोर्टिव रहें, दूसरों के साथ अच्छे इमोशंस रखें, पॉजिटिव इमोशंस रखें, पॉजिटिव रिलेशंस रखें। दैट्स इट। और मेरा ख्याल है हम सेटिस्फाइड आजकल इसलिए नहीं है क्योंकि ना ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना वो हमारे ना कल्चर से मैच करती हैं, ना हमारी नेचर से मैच करती हैं। और बहुत सेल्फिश हो गए हैं। फाइटिंग विद नेचर, अगर अपनी फितरत से लड़ते रहेंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे, आप हमेशा हारेंगे। तो आप रीथिंक करें कि व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड, उसका एक ही जवाब आपको मिलेगा कि वी हैव लॉस्ट आवर वैल्यूज। और मैडम की बात से मैं आगे लेके चलूंगा, बात बढ़ानी हो तो बहुत बहाने हैं, लेकिन जब आप बात खत्म करने की तरफ आएंगे, बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, तो आप हैरान होंगे कि बात तो थी ही कोई नहीं, इशू तो था ही कोई नहीं। और वो तभी हो पाएगा जब आप इमोशनली साउंड होंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। मैडम, थैंक you very much for sparing time, and it was a pleasure having you around, and we will like to engage you for other topics as well, inshallah, in times to come. Thank you. फराज, I'm not sure फराज हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी फराज, आपका लास्ट मैसेज प्लीज हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए। जी मेरा लास्ट मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर होगा। अगेन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड हम अक्सर बात करते हैं वाइब की कि हमें वाइब आती है और वाइब पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो आपको हर वाइब जो है राइट आएगी, क्योंकि वो वाइब आपके उस सब कॉन्शियस से आएगी जिसके अंदर इतना डाटा पड़ा हुआ है जो कि आपको सही डाटा निकाल के देगा। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो आप उस वाइब को फॉलो करेंगे और आपके डिसीजंस बेहतर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फराज। और बिफोर कंक्लूडिंग, मेरा मैसेज स्क्रीन पे भी है इस वक्त, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। जो लोगों में तब्दीली आप चाहते हैं, सबसे पहले वो तब्दीली अपने अंदर लाएं। और जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंस्पिरेशन की, तो बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो किसी ने कहा कि किसी ने किसी से सवाल किया कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, तो उन्होंने कहा भी जब मैं बाहर से आया तो जो गार्ड ने मुझे वेलकम किया, द वे ही स्माइल्ड, द वे ही ग्रीटेड मी, मैं उससे भी इंस्पायर हुआ कि मुझे जब ये सुन के अच्छा लगा तो मैं भी जब किसी को ऐसे वेलकम करूंगा और स्माइल दूंगा पॉजिटिवली तो उसको भी अच्छा लगेगा। सो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और आप लोगों को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करने के आदी हैं और आप इसमें स्किल्ड हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी कामयाबी होगी। और यही हमारा मैसेज है हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। Thank you very much to the audience, and inshallah we will keep coming with all the good topics for you people in order to enlighten you. Thank you the panelists, and thank you to the audience as well. Take care.